नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, बहरी स्मारक महाविद्यालय बसमत नगर, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार आलोचना को देखने जा रहे हैं। आलोचना का स्वरूप, आलोचना की परिभाषा हम आज देखने वाले हैं। तो आज की कक्षा में हम आलोचना जैसे विषय को संक्षिप्त में देखने वाले हैं। तो आलोचना का स्वरूप क्या है? तो आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म का पर्यायी वाचक शब्द है और क्रिटिसिज्म शब्द ये ग्रीक भाषा के क्रिटिकॉम शब्द से बना है। अर्थात हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये आलोचना शब्द है। तो ये आलोचना शब्द हमारे भारतीय भाषा की देन नहीं है, ये पाश्चात्य विदेशी भाषा से आया हुआ है, अंग्रेजी से क्रिटिसिज्म, और उसी क्रिटिसिज्म शब्द को पर्याय के रूप में आलोचना, हिंदी में आलोचना शब्द ये लिया गया है। और क्रिटिसिज्म ये शब्द जो है ये सीधा अंग्रेजी का भी नहीं है, ये ग्रीक भाषा से यानी कि क्रिटिकॉम शब्द से ये बना हुआ है। इसका अर्थ होता है, क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है कोई चीज़ का निर्माण करना, जन्म देना, तो कुछ बनाना। तो आलोचना शब्द को हिंदी में हम देखते हैं कि अंग्रेजी में तो हो गया इसका अर्थ कि ग्रीक में उस शब्द का अर्थ होता है कि निर्माण, लेकिन हिंदी में आलोचना का क्या अर्थ होता है? तो आलोचना को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये संस्कृत से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। कि हम देखते हैं कि ये आ उपसर्ग को, यानी कि आलोचना का आ शब्द को यहाँ पर उपसर्ग लगा है आ, और लोच धातु, संस्कृत की लोच धातु के संयोग से ये आलोचना शब्द बना है। और हम देखते हैं कि आलोचना में आ का अर्थ क्या होता है? आ का अर्थ होता है चारों ओर, यानी कि देखना। आ का अर्थ है चारों ओर और लोच का अर्थ है दर्शन, और दर्शन से तात्पर्य होता है कि देखना। तो हम क्या देख रहे हैं? कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, कोई चीज़ हम उसको कुछ हमको लेना है, तो हम पहले उसको हाथ में उठाकर क्या करते हैं? चारों ओर से देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं, तभी हम उसको लेते हैं, खरीदते हैं। तो वो एक प्रकार की यानी कि उसको देखना हो गया है, अवलोकित हो करना, यानी कि हिंदी में हम उसको अवलोकित करते हैं, लेकिन यहाँ पर रचना की आलोचना करना है, इसलिए ये शब्द आलोचना है। तो लोच ये नेत्रों से जुड़ा हुआ है। ये लोच शब्द जो है ये लोचन यानी कि आँखें, नेत्र, इसको लोचन कहा जाता है। आलोचन का मतलब यानी कि आलोचना, कि किसी कृति को पढ़कर, उसको परख कर, उसको समझकर उस पर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करना, यानी कि आलोचना करना। तो हम देखते हैं कि आलोचना का अर्थ है किसी वस्तु को चारों तरफ से देखना या परखना। हम देखते हैं कि हमारे मनुष्य में, इंसान की एक फितरत है, उसका नैसर्गिक, उसके अंदर ये एक ऐसा गुण है कि वो कोई भी चीज़ लेता है, खरीदता है, चाहे वो पैसे देकर खरीदो, चाहे वो मुफ्त में मिलो। हम जब उस चीज़ को हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले वो ठीक ठाक है या नहीं उसको चारों ओर से देखते हैं। मामूली से हम सब्ज़ी तरकारी खरीदते हैं तो टमाटर हाथ में लेते हैं, उसको चारों ओर से देखते हैं। बैगन हाथ में लेंगे, उसको चारों ओर से देखेंगे कि वो सही अच्छा सा, यानी कि वो ताज़ा है या नहीं, फ्रेश है या नहीं। या फिर कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई बर्तन खरीद रहे हैं, तो हम उसको चारों ओर से उसको देखते हैं, परखते हैं, तब फिर कहीं उसको जाकर हम खरीदते हैं। तो उसी तरह से किसी रचना को देखना है, उसको पूरी तरह से पढ़ना है, समझना है। एक बार नहीं समझा है तो दोबारा पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और जब पूरी तरह से समझ में आए तभी उस पर कुछ ना कुछ बोलना है। हम देखते हैं कि हम किसी इंसान के बारे में अपनी राय दे देते हैं कि भाई फला व्यक्ति ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति वैसा होता नहीं है और हम गलत ठहर जाते हैं। तो वैसे उस आदमी को सही परख कर, उसके संपर्क में आकर वो अच्छा है या बुरा है,
अच्छा है तो कैसा अच्छा है, बुरा है तो कैसा बुरा है, ये सारी बातों को हम उसके करीब से हम उसको समझ सकते हैं। जब तक हम उसके संपर्क में नहीं आएंगे, उसके साथ रहेंगे नहीं, तब तक उस इंसान को हम समझ नहीं पाएंगे। दूर से किसी की सुनी सुनाई बातों पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हम कुछ नाम नहीं रख सकते, टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकते, जब तक हम खुद उसके साथ रह नहीं लेते, उसके साथ संपर्क में नहीं आते। ठीक वैसे ही कोई पुस्तक पर हमको कुछ लिखना है, उस पुस्तक पर कुछ बोलना है, उस पुस्तक के अंदर के गुणदोष निकालना है, उसकी टीका टिप्पणी करना है, तो सबसे पहले उस पुस्तक को हमको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, मूल लेखक का उद्देश्य क्या है ये समझना होगा, तभी जाकर हम उस पर यानी कि आलोचना करके उसके साथ न्याय कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आलोचना का अर्थ है किसी वस्तु विषय को चारों तरफ से देखना या परखना। तो वस्तु विषय यानी कि कोई कथा, कादंबरी, कहानी, उपन्यास, नावेल, कविता, कोई भी चीज़ हो जिस पर हम कुछ आलोचना करने वाले हो। तो जिसने इसे साहित्य को, किसी ने इसको साहित्य के कसने की कसौटी भी माना है और किसी ने इसे साहित्य संबंधी उपयोगी वार्ता भी कहा है। किसी ने से तात्पर्य है हिंदी के विद्वान। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि साहित्य को कसने की कसौटी भी आलोचना को माना है। यानी कि कसौटी एक पत्थर होता है जिस पर सोना घिसकर देखा जाता है कि सोना असली है या नकली है। वैसे ही अगर से किसी साहित्यकार को परखना है कि ये अच्छा साहित्यकार है या नहीं, तो उस साहित्यकार को आलोचना लिखनी आनी चाहिए। अगर से उसने अच्छी आलोचना किसी रचना की कर दी तो समझना चाहिए कि वो एक अच्छा आलोचक है। तो एक अच्छा साहित्यकार, एक अच्छा लेखक है, उसको अगर से हमको परखना है, समझना है, तो उसको आलोचना ये करना होगा, आलोचना किसी न किसी रचना की लिखना होगा, तभी वो एक अच्छा साहित्यकार माना जाता है। तो साहित्य को कसने की कसौटी यानी कि ये आलोचना को माना जाता है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये साहित्य संबंधी ये उपयोगी वार्ता है। वार्ता यानी कि उस पर चर्चा करना है, उस पर विचार विमर्श करना है, उसके दोष और गुण निकालना है, उस पर टीका टिप्पणी करना। हम देखते हैं रामचरितमानस तुलसीदास की, उस पर हजारों आलोचनाएं हुई है। बिहारी की सतसई जो है उस पर तो हजारों यानी कि आलोचनाएं हुई है। तो जो ग्रंथ जितना महत्वपूर्ण होता है उतना उस पर आलोचना की जाती है, आलोचनाएं की जाती है। एक बात ये भी कहा जाती है कि जब आपकी कोई आलोचना कर रहा है, आलोचना, अब हम इंसान की जब आलोचना करते हैं तो हम उसको बुराई कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत ही अपने आप पर गर्व कर रहा है, फला व्यक्ति ऐसा है वैसा है। तो इसका अर्थ ये लिया जाता है कि जब आपकी समाज में आलोचना हो रही है तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं और समाज में आपका नाम हो रहा है, इसलिए ही लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। तो समझना चाहिए कि आप कुछ समाज के नज़रों में आ गए हैं, आपकी छवि बन रही है। तो इस तरह से इंसान की आलोचना तभी होती है जब वो कुछ अच्छे काम करता है या समाज में उसका व्यक्तित्व उठ रहा है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि आलोचना जो है ये साहित्य संबंधी उपयोग की वार्ता भी है। मूलतः इसका कार्य किसी रचना की आलोचना करना है। आलोचना के अर्थ को व्यक्त करने के लिए हिंदी में कई शब्द प्रचलित हैं। यानी कि आलोचना शब्द हम जो कह रहे हैं तो उसको और भी पर्यायवाची शब्दों में कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्दों में कैसे कहा जाता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्यायवाची यानी कि ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं। तो क्या, तो आलोचना के लिए आलोचना तो है ही, ये शब्द है, उसके लिए समालोचना शब्द भी है, उसके लिए समीक्षा शब्द भी है कि रामचरितमानस की समीक्षा की गई, रामचरितमानस की आलोचना की गई, रामचरितमानस की समालोचना की गई। तो इन सबको यानी कि ये आलोचना के पर्याय में रखा गया है। तो समीक्षा होना, आलोचना होना, समालोचना होना, ये सभी का अर्थ यानी कि आलोचना से ही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि समीक्षा मूलतः किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या अथवा मूल्यांकन आदि का करना ही आलोचना कहलाती है।
यानी कि समीक्षा का अर्थ क्या है, तो किसी कृति, किसी पुस्तक की, किसी रचना की जब व्याख्या की जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको ही आलोचना कहा जाता है। यही समीक्षा का अर्थ है। समीक्षा का अर्थ दूसरा जो प्रचलित है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जिसमें रचना का अंतर व्याख्या और अवान्तरार्थों का विच्छेद किया जाता है। अंतर व्याख्या और अवान्तरार्थों का विच्छेद करना। विच्छेद का मतलब क्या है? विच्छेद, ये विच्छेदन, विच्छेद, इसका मतलब है, विच्छेद का मतलब है चीर फाड़ करना। चीर फाड़ करने का मतलब हम देखते हैं कि बॉडी का, जैसे कि शरीर का, अगर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो चीर फाड़ की जाती है, उसका विच्छेद किया जाता है कि वो क्यों मरा, कि क्या खाया है, जहर कौन सा है, किस प्रकार का जहर है, या उसने खाया है, या आत्महत्या है, या हत्या है। ये सारी चीज़ें विच्छेद करने के बाद, चीर फाड़ करने के बाद पता चलती है। वैसे ही जब कोई रचना के बारे में आलोचना की जाती है तो उसके हर व्याख्या का, उसके अर्थों का विच्छेद किया जाता है, यानी कि उनका चीर फाड़ की जाती है, यानी कि उसको हर एक शब्द का बारीकी से अर्थ देखकर, जिसको कहा जाता है ना बाल की खाल निकालना, कि बाल कितना सूक्ष्म होता है और उसकी खाल निकालना कितना मुश्किल काम है, तो वैसे ही आलोचना करना भी मुश्किल काम है। कि जो मूल रचना होती है, मूल रचना की, यानी कि उसके गुणदोष, उस पर टीका टिप्पणी, उसका मूल्यांकन, उसकी समीक्षा जो करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए ही ऐसा अच्छा साहित्यकार ही ये काम, सजग काम कर सकता है। तो यहाँ पर समीक्षा का अर्थ इस तरह से भी लिया गया है कि जिसमें कहा गया है कि रचना का अंतर व्याख्या और अवान्तरार्थों का विच्छेदन किया जाता है, उसको समीक्षा कहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी आलोचना की परिभाषा क्या है। तो वर्सोफिल्ड, यहाँ पर वर्सोलिल्ड हुआ है शब्द, पाश्चात्य विद्वानों की ये परिभाषा है आलोचना के लिए। तो वर्सोफिल्ड, यहाँ पर ये जो शब्द है वर्सोफिल्ड, तो यहाँ पर फर्सोलिल्ड हुआ है। तो फर्सोफिल्ड जो है, उन्होंने आलोचना के बारे में क्या कहा है, तो आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्माण की स्थापना है। तो वर्सोफिल्ड क्या कहते हैं कि आलोचना किसे कहते हैं, तो आलोचना एक कला है। आलोचना लिखना भी एक कला है, कलाकारी, एक आर्ट जिसको कहते हैं। तो जैसा साहित्यकार होता है, कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना एक कला है, तो आलोचना लिखना भी, आलोचना एक विधा है और आलोचना लिखना भी एक कला है। हर किसी के बस की बात नहीं, अच्छे अच्छे साहित्यकार भी आलोचना नहीं लिख सकते। तो आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना है। इस तरह से निर्णय, यानी कि एक साहित्य कैसा लिखा गया है उसका निर्णय आलोचना द्वारा तय होता है। जैसे कि अब रामचरितमानस का हम उदाहरण लेते हैं कि रामचरितमानस कैसी है, तो हम हर तरह से आलोचकों ने आलोचना करके अंत में उसको ये कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छी रचना है, कि यानी कि सारे दुनिया को एक उचित संदेश देने वाली यानी कि तुलसीदास ने एक आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श बंधु, आदर्श सखा, आदर्श प्रजा, आदर्श पत्नी, आदर्श पति किस तरह से होता है, तो आदर्शता की व्याख्या ही रामचरितमानस में हुई है। आदर्श भक्त, ये सारी चीज़ें, तो यानी कि एक आदर्शता की स्थापना करना और यानी कि सभी को लेकर चलना, सर्वहिताय को लेकर लिखा गया रामचरितमानस है। तो इस तरह से ये निर्णय लिया जाता है जब उसकी यानी कि आलोचना की जाती है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड पाश्चात्य विद्वान ने क्या कहा है, आलोचना को तटस्थ भाव से, हम देखते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कहते हैं, आलोचना को तटस्थ भाव से वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अनुभव और प्रयास करना चाहिए। आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है तटस्थता, वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा ही उसे आलोचना के मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है।
यानी कि आलोचना सबसे ज़रूरी क्या है आलोचना में? तटस्थता की भाव। तटस्थता का मतलब होता है टाठर, यानी कि बिना हलचल किए, यानी कि कायम रहना। तटस्थता का मतलब है अड़े रहना, कायम रहना, एक ही जगह पर रहना। यानी कि हमारा विचारों में डावाडोलपना नहीं होना है कि कभी हम ये कह रहे हैं, कभी हम वो कह रहे हैं, अभी उसको अच्छा कह रहे हैं, अभी उसको बुरा कह रहे हैं। यानी कि जो सही है, पारदर्शिता होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला, नीर क्षीर विवेक बुद्धि से आलोचक को आलोचना करनी पड़ती है। तो उसमें तटस्थता के भाव होना चाहिए और वस्तु के वास्तविक स्वरूप, वस्तु का मतलब है कोई रचना, और उसका जो वास्तविक रूप है उसके स्वरूप का ज्ञान का अनुभव आलोचक को होना चाहिए। जैसे कि अब रामचरितमानस पर हम आलोचना कर रहे हैं, तो आलोचक करने वाले को, आलोचना करने वाले को वो पूरी रामचरितमानस का ज्ञान होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, और तभी यानी कि पढ़कर उसका अनुभव, उस क्या हुआ है रामायण में, ये सारी बातें पता होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से आलोचना कर सकता है। तो आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये तटस्थता है और वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा, कि जो लिखा गया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिज्ञासा। जैसे कि अब रामचरितमानस का ही मैं उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ, उदाहरण ले रही हूँ। रामचरितमानस हम जब सुनते हैं तुलसी की, तो और जिज्ञासा होती है कि क्या हुआ है। उसके जितने 7 कांड हैं, तो एक कांड में क्या हुआ, दूसरे कांड में क्या हुआ, तीसरे कांड में क्या हुआ, ये सारे जानने की जिज्ञासा होना एक आलोचक के लिए ज़रूरी है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी हम आलोचना ठीक तरह से नहीं कर सकते। जिज्ञासा होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मैथ्यू आर्नोल्ड पाश्चात्य विद्वान ने आलोचना की परिभाषा दी है। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्यकार, हमारे हिंदी के विद्वानों ने आलोचना की क्या परिभाषा दी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जिस तरह से आलोचना के बारे में कहा है कि उन्होंने कहा है साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मन प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना चाहिए। इस तरह से ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या कही है कि साहित्य के क्षेत्र में जब हम साहित्य, आलोचना तो हर चीज़ की आलोचना हो सकती है, इंसान की आलोचना हो सकती है, वस्तु की आलोचना हो सकती है। हम ताजमहल की भी आलोचना कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत ताजमहल है, सबसे सुंदर है, लेकिन उसमें से भी हम गुण दोष निकालते हैं, तो वो हो गई आलोचना कि भाई ताजमहल सुंदर ही है ऐसा नहीं है, उसमें से कुछ दोष भी होंगे, उसमें कुछ खामियां भी होंगी, तो वो होता है आलोचना। नहीं तो किसी वस्तु की भी हम आलोचना कर सकते हैं। हम गधे से लेकर, घोड़े से लेकर, चींटी से लेकर, पशु पक्षी से लेकर किसी भी चीज़ की हम आलोचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साहित्य की आलोचना कर रहे हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में जब ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का वहाँ पर विवेचन किया जाता है, विवेचना की जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है, और ये व्याख्या करने के बाद हम उससे संबंधित अपना मन प्रकट करते हैं कि अंत में आलोचक अपना फैसला सुनाता है, अपना मन प्रकट करता है कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा है या वैसा है, तो उसको आलोचना कहा जाता है। यदि हम साहित्य को, फिर आगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं, क्योंकि साहित्य क्या है, हमारे जीवन की व्याख्या है। जीवन की व्याख्या यानी कि जो हमारे मनुष्य के जीवन में घटित होता है वही में साहित्य में लिखा जाता है, इसलिए मनुष्य के जीवन की व्याख्या साहित्य को माना जाता है। साहित्य यानी कि मनुष्य के जीवन का दर्पण है। तो जब हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना चाहिए। यानी कि एक तो हमारे जीवन की व्याख्या साहित्य के द्वारा हो गई, जैसे कि अब रामचरितमानस में एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श प्रजा कैसी होनी चाहिए, सब आदर्शता की व्याख्या हुई है। लेकिन जब उस रामचरितमानस की आलोचना की जाती है तो उस व्याख्या की व्याख्या यानी कि आलोचना हो गई है। तो इस तरह से यानी कि हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास की व्याख्या इस तरह से समझते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर गुलाब राय की परिभाषा। डॉक्टर गुलाब राय क्या कहते हैं? तो आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोण से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उसकी रुचि को परिभाषित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योग देना। इस तरह से डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं। तो आलोचना का मूल उद्देश्य क्या है? आलोचक जब किसी रचना की आलोचना करता है तो हम यहाँ पर ऐसे ही देखेंगे, रामचरितमानस की अब आलोचना की जा रही है तो उस कृति को सभी दृष्टिकोण से देखना, हर पहलू से देखना, हर नज़रिए से देखना कि अच्छाई के प्रतीक से, अच्छाई की नज़र से, बुराई की नज़र से, हर नज़र से देखना है, हर दृष्टिकोण से देखकर उसका हर प्रकार से आस्वाद लेना है। आस्वाद लेने का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो स्वाद लेते हैं, लेकिन कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं तो उसका आस्वाद लेते हैं। तो उसको जैसे कि हम कोई पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखने के बाद एक हमारा मनोरंजन होता है, मन जो है बहुत खुश हो जाता है, उसको आस्वाद, आनंद कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है। तो कोई रचना को पढ़कर मन को शांति मिलती है, उसको समझा जाता है, उसका आस्वाद जब तक हम नहीं लेंगे तब तक उसका आलोचना हम नहीं कर सकते। तो जिस तरह से मूल रचना को पढ़कर पाठक को आनंद मिलता है, वैसे ही आलोचना, उस कृति की आलोचना पढ़कर भी वैसा ही आनंद मिलना चाहिए, वैसे ही आस्वाद उसको मिलना चाहिए। तो पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उसकी रुचि को परिभाषित करना, यानी कि पाठक की रुचि किस में है उसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझाना, परिभाषित करना एवं साहित्य की गतिविधि कि साहित्य कैसा, कब उसका निर्माण हुआ और कैसे कैसे उसका विकास हुआ, ये रचनाओं के माध्यम से पता चलता है और आलोचनाओं के माध्यम से पता चलता है। तो डॉक्टर गुलाब राय की परिभाषा इस तरह से हमने देखी है, जिसमें आलोचना का मूल उद्देश्य ये बताया है कि कवि कृति को सभी दृष्टिकोणों से उसका स्वाद लेकर पाठकों के समक्ष उसको प्रस्तुत करता है और पाठकों में रुचि पैदा करता है और साहित्य के गतिविधि में निर्माण करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस तरह से डॉक्टर गुलाब राय जो है अपनी परिभाषा में कहते हैं। अब हम अंत में देखते हैं आलोचना के प्रकार। कि आलोचना के प्रकार तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो प्रकार है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आलोचना के कई प्रकार हैं। तो ये पहली है व्याख्यात्मक आलोचना। तो उस व्याख्या को व्याख्यात्मक आलोचना कहते हैं जिसमें रचना की विस्तार से व्याख्या की गई हो, उसको व्याख्यात्मक आलोचना कहते हैं। दूसरा है निर्णयात्मक आलोचना कि जिसमें निर्णय लिया जाता है, गुणदोष करके आलोचक अपना निर्णय बताता है, उसको निर्णयात्मक आलोचना कहते हैं। तीसरा है यहाँ पर ऐतिहासिक आलोचना। तो किस तरह से ऐतिहासिक आलोचना, यानी कि उसको इतिहास की दृष्टि से देखा जाता है। ऐतिहासिक रचना हो तो उसको इतिहास की दृष्टि से कि कितना इतिहास का उसमें सत्यता है या नहीं, सच्चाई है या नहीं, उसको ऐतिहासिक आलोचना कहा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तुलनात्मक आलोचना कि दो रचनाओं की तुलना की जाती है, उसका तुलनात्मक आलोचना उसको कहते हैं। दो रचनाओं की, यानी कि एक ही कथानक को लेकर, एक ही विषय वस्तु को लेकर दो अलग अलग ग्रंथ हैं। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर हम लेंगे रामचरितमानस। तो रामचरितमानस से पहले वाल्मीकि रचित रामायण है, वाल्मीकि रचित रामायण, और फिर हम देखेंगे तुलसी रचित रामचरितमानस। ये दोनों रचनाएं राम के जीवन पर आधारित है और उन दोनों का तुलनात्मक रूप, उसका मूल्यांकन किया जाता है। आलोचक क्या करता है, दोनों रचनाओं को पढ़ता है, वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ता है और रामचरितमानस को भी पढ़ता है, और दोनों में से कौन सी अच्छी कृति है, किसमें लेखक ने, साहित्यकार ने, कवि ने उस कथा के साथ न्याय किया है। तो यानी कि तुलना करना, दो रचनाओं की तुलना करना, एक जैसी ही कथानक को ली हुई रचनाएं या फिर अलग अलग भाषाओं में एक ही कथा को लेकर लिखा गया हो, एक घटना को लेकर लिखा गया हो, कृति रचना जो है, तो उसका यानी कि
उसको तुलनात्मक आलोचना कहा जाता है। उसके बाद जो है ये मार्क्सवादी आलोचना, तो जिसको मार्क्सवादी आलोचना यानी कि नए विचारों को लेकर, मार्क्स के विचारों को लेकर जहाँ पर टीका टिप्पणी की जाती है, गुण दोषों को देखा जाता है, उसको मार्क्सवादी आलोचना कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से वर्णनात्मक आलोचना है। वर्णनात्मक आलोचना यानी कि जिसमें रचना की हर एक विषय को लेकर उसका वर्णन करता है आलोचक, तो उसको वर्णनात्मक आलोचना कहते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि वैसे आलोचना के कई प्रकार है, वैज्ञानिक आलोचना है, मनोवैज्ञानिक आलोचना है, लेकिन मोटे तौर पर हमने यहाँ पर व्याख्यात्मक ये 6 आलोचनाएं यहाँ पर हमने रखी है। और 6 आलोचनाओं में एक है व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना और वर्णनात्मक आलोचना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आलोचना का स्वरूप के अंतर्गत हमने आलोचना का स्वरूप, आलोचना की परिभाषा और आलोचना के प्रकार हमने संक्षिप्त में देखे हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो पाठ्यक्रम के अनुसार आलोचना का जो टॉपिक था, उस पर हमने संक्षिप्त में उसको देखा और आप लोगों ने इसको सुना, समझा। इसके लिए धन्यवाद।